प्रिय विद्यार्थियों, आज हिंदी व्याकरण में हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है। लघु का अर्थ होता है छोटा, लघुतर का अर्थ होता है उससे छोटा, लघुतम का अर्थ होता है सबसे छोटा। तो जब हम बोलते हैं कि वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है, इसका अर्थ है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को हम लोग ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं, यानी कि जो हम बोल रहे हैं, हमारे मुख से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जो ध्वनि निकल रही है, उस ध्वनि को लिखित रूप देने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं, उसी को कहते हैं ध्वनि चिन्ह। और ध्वनि चिन्ह क्या है? वर्ण, यानी कि वर्ण ध्वनि चिन्ह है। या यूं कहें, वर्ण वो मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण क्या है? वो मूल ध्वनि जिसके खंड, खंड मतलब टुकड़ा, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। अब जैसे उदाहरण के लिए अ, एक ध्वनि है, हम इसको नहीं तोड़ सकते। अगर चाहें कि इसको खंड खंड कर दें, तोड़ करके अलग अलग कर दें, तो हम इसमें से कोई खंड, कोई टुकड़ा नहीं बना सकते। आ, यह भी एक ध्वनि है। इसको भी हम चाहें कि तोड़ करके अलग अलग कर लें, इसके टुकड़े कर लें, खंड कर लें, तो हम इसको नहीं तोड़ सकते। ई, ई, उ, ऊ, इनमें से किसी को भी हम चाहें कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दें, खंड खंड कर दें, तो हम नहीं कर सकते। ऐसा संभव नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं वर्ण वो मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। तो एक बार फिर से रिवाइज करवाऊं आपको, पुनरावृत्ति। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है, या ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहते हैं, या वर्ण वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं वर्णमाला की। यहां भी बात आपको याद दिला दूं, पिछली कक्षा में भी याद दिलाया था। कितना लंबा उत्तर लिखना है प्रश्न का, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके लिए प्रश्न पत्र में कितने अंक निर्धारित किए गए हैं। अगर सिर्फ एक अंक में ही पूछा जाए कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होता है, वर्ण की परिभाषा लिखें, वर्ण की परिभाषा दें, या वर्ण को परिभाषित करें, तो इनमें से कोई भी एक परिभाषा हम लिख सकते हैं। चाहे तो हम ये लिख सकते हैं कि वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है, या भाषा की लघुतम इकाई को वर्ण कहते हैं, या भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, या ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहते हैं, या फिर वर्ण वह मूल ध्वनि होती है जिसका खंड नहीं किया जा सकता, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो इनमें से कोई भी लिखेंगे तो हमको एक अंक मिल जाएगा। लेकिन अगर वही प्रश्न 2 अंक, 3 अंक का है, 4 अंक का है, तब हमको ये तीनों ही बिंदु लिखने चाहिए। अब बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णों का उच्चारण समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का जो उच्चारण समूह है वो वर्णमाला कहलाता है। यानी कि जितने भी वर्ण हैं, उन सभी वर्णों का एक समूह बना ले हम, तो उस पूरे समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला।
इस शब्द से भी हम उस अर्थ को समझ सकते हैं। क्या लिखा है? वर्ण और माला, यानी कि वर्णों की माला। जैसे तो ना फूल माला, फूलों की माला, कई तरह के फूल या एक ही तरह के ढेर सारे फूलों को एक धागे में पिरो देते हैं तो वो फूल माला बन जाती है। उसी तरह वर्णमाला यानी कि जितने भी वर्ण हैं सभी वर्णों को एक साथ संग्रहित कर दे, एक साथ इकट्ठा करके लिख दे, उसका एक समूह बना ले, तो उस वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला। तो अगर परीक्षा में पूछा जाए वर्णमाला किसे कहते हैं तो सीधा सा उत्तर लिख देंगे, वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। चाहे तो नीचे उदाहरण लिख सकते हैं और उस उदाहरण में हम लोग अ से लेकर के और यहां तक श तक लिख सकते हैं। यानी कि पहले हम लोग वर्णमाला की परिभाषा लिख देंगे कि वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। उदाहरण और नीचे लिख देंगे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अ, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ट, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ, श, ळ, ढ़। तो ये सब सारे हम एक साथ लिख देंगे और ये जो समूह तैयार हो गया ये हमारी वर्णमाला हो गई। हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं। गिनतियां 46 की ही हो रही है, वैसे ये पूरे 50 हो जाते हैं। अब कैसे 46 हो रही है ये गिनती पहले मैं आपको समझा दूं। तो यहां हम लोग देख रहे हैं हर्ष स्वर जो हैं वो है 4, दीर्घ स्वर 3, संयुक्त स्वर 4, 4, 3, 7, 4, 11। ये हो गए स्वर वर्ण हो गए 11। उसके बाद व्यंजन वर्ग में क वर्ग के 5, च वर्ग के 5, ट वर्ग के 5, त वर्ग के 5, प वर्ग के 5, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, ये सारे मिलकर के हो गए 33। उसके बाद अयोग विवाह, इसके अंदर आ गए अनुस्वार विसर्ग 2, ये हो गए अयोग विवाह। अब कुल जोड़ें 33 और 2, 35 और 11, 46। वहीं हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं ये बताया जाता है। इसके अलावा भी कुछ वर्ण हैं जिनको इस गिनती में शामिल नहीं किया गया है। वो कौन से हैं? ये हैं संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ, इनको उसमें नहीं गिना गया। फिर तल बिंदु या उत्क्षिप्त या अन्य वर्ण जो हैं ड़, ढ़, श, ये नहीं गिने गए। अब जब हम इनको भी गिन लेते हैं तो संयुक्त व्यंजन हो गए कितने जी? 3, श, त्र, ज्ञ, और तल बिंदु या उत्क्षिप्त या अन्य वर्ण हो गए कितने? ड़, ढ़, श, 3 ये हो गए। 3 और 3 6, और पहले कितना है? 46, 46 और 6 52। तो इस तरह से कुल 52 वर्ण हो गए, लेकिन यहां गिनती 46 की ही बताई जाती है, इनको नहीं गिना जाता है ना। यानी कि हम तो पूरी बात लिखेंगे, जब भी हम परीक्षा में लिखेंगे तो हम पूरे समझा करके लिखेंगे कि स्वर वर्ण 11 हैं और स्पर्श जो व्यंजन है वो 33 हैं। 33 और 11 44 हो गए। अयोग वाह ये हैं 2, 44 और 2 46 हो गए। इनकी ही गिनती होती है, इसीलिए ज्यादातर पुस्तकों में व्याकरण की किताबों में बताते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण है। लेकिन इसके साथ साथ संयुक्त व्यंजन 3 है,
तल बिंदु या उच्चयुक्त या अन्य वर्ण 3 हैं, तो ये हो गए कुल 52, यानी कि सब को मिला करके कुल 52 वर्ण हैं। इस तरह से हम लोग समझा करके पूरा परीक्षा में लिखेंगे ताकि किसी विवाद में नहीं फंसे। अन्यथा ऐसा नहीं हो हम लिखे हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण है, परीक्षक जो कॉपी चेक करे आपकी वो कहे कि ये कहां से 46 लिख दिया, 6 को कहा क्या छोड़ दिया, 52 को होता है, तो वो तो मार्क्स नहीं देंगे। और अगर आपने 52 लिख दिए और एग्जामिनर जो है परीक्षक साहब हैं वो कह रहे नहीं हमने तो 46 ही पढ़े व्याकरण की किताब में, ये बच्चा ये 52 क्यों लिख दिया, तो वो भी आपके अंक काट लेंगे। तो हम कहीं के भी नहीं रह रहे हैं, इसलिए जब भी बात लिखें तो पूरा समझा करके लिखेंगे कि अगर परीक्षक को 46 मालूम है तो 46 तो हम बता ही दिए, साथ में 52 का भी हिसाब समझा दिए, और अगर उनको 52 मालूम है तो हम 52 भी बता दिए और 46 की भी गिनती साथ साथ बता दिए। ऐसे में दोनों तरह में से किसी भी तरह के परीक्षक हमारा अंक नहीं काटेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम वर्णों के भाग। मुख्य रूप से वर्णों के 2 भाग हो गए, एक स्वर वर्ण और दूसरे व्यंजन वर्ण। वर्णों के ये जो भाग की चर्चा करी गई है ये उच्चारण के अनुसार करी गई है। किसके अनुसार करी गई है? उच्चारण के अनुसार। यानी कि स्वर वर्ण वो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है। स्वर वर्णों के उच्चारण के लिए हमको किसी अन्य वर्ण के उच्चारण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से स्वतः ही हो जाता है, वो स्वर वर्ण होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अ, इ, उ, री, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इनमें से किसी भी वर्ण का उच्चारण करने के लिए हमको किसी भी अन्य वर्ण के उच्चारण की जरूरत नहीं पड़ी है, उसके मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हुआ है, इसीलिए इनको कहते हैं स्वर वर्ण। तो ये हो गए स्वर वर्ण। दूसरे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण वो वर्ण हैं जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमको स्वर वर्णों के उच्चारण की मदद लेनी पड़ती है। व्यंजन वर्ण वो वर्ण हैं जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें स्वर वर्णों के उच्चारण की मदद लेनी पड़ती है, वो होते हैं व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण में अब कौन कौन से वर्ण आएंगे? व्यंजन वर्ण को भी कई भागों में बांटा गया है। पहला भाग है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है टच, छूना, है ना, संपर्क में आना। तो जिस तरह से इसका नाम है स्पर्श व्यंजन, इसका अर्थ है इसके अंदर वो व्यंजन आएंगे जिनके उच्चारण के लिए हमारे इस हिस्से के कुछ अंग आपस में स्पर्श करेंगे, आपस में टच करेंगे, आपस में संपर्क करेंगे, आपस में एक दूसरे को छू लेंगे, तभी इनका उच्चारण निकलेगा। इसीलिए इन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं जी? कुल 33 है। इसके अंदर अब कौन कौन से आ रहे हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के वर्ण आ रहे हैं। क वर्ग में कौन कौन से आते हैं जी? क, ख, ग, घ, अंग। अब देखिए जब मैं बोल रहा हूं तभी आप देख लीजिए, यह उदाहरण समझ लीजिए। जब मैं बोल रहा हूं क, इसका अर्थ है मैं ये चीज बोल रहा हूं, इसमें अंत में अ का उच्चारण आ रहा है। अ क्या है? स्वर वर्ण है। यानी कि बिना इसके उच्चारण की मदद से हम इसका उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। जब भी हम बोल रहे हैं क, अपने आप ही अंत में आ जा रहा है अ। बात समझ में आ गई? इसलिए ये सारे व्यंजन वर्ण हो गए। तो ये क वर्ग में आ गए क, ख, ग, घ, अंग। इनका जो उच्चारण होता है कंठ का स्पर्श से होता है, इसीलिए इनको कंठ भी कहते हैं। देन है च वर्ग। इसके अंदर आते हैं च,
छ, ज, झ, य। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण के लिए तालु में स्पर्श होता है। और जब हम ट वर्ग की बात करते हैं तो इसमें आता है ट, ठ, ड, ढ, ण। इसमें मूर्धा स्पर्श में आता है। देन त वर्ग, इसमें आते हैं त, थ, द, ध, न। इसमें दंत, दंत मतलब दांत, दांत स्पर्श में आते हैं। एक बार आप फिर आप भी बोल के प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आएगा कि किस वर्ण का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे मुख का कौन सा अंग स्पर्श में आ रहा है। तो यहां आप जब बोलेंगे तो दंत, दांत स्पर्श में आ रहा है। त, थ, द, ध, न। यानी कि हमारा जो जीभ है वो जा करके दांत में सट रहा है इन वर्णों का उच्चारण करते वक्त। फिर है प वर्ग, इसमें आते हैं प, फ, ब, भ, म। इनका उच्चारण ओष्ठ के स्पर्श होता है। यानी कि हमारे जो नीचे के ओठ और ऊपर के जो ओष्ठ है ये दोनों आपस में स्पर्श करते हैं, चिपकते हैं, संपर्क में आते हैं या आपस में सटते हैं, तब इनका उच्चारण होता है। एक बार फिर से बोल करके देखिए, आप भी मेरे साथ साथ बोल के देखिए। प, फ, ब, भ, म। तो ये ओष्ठ का स्पर्श होता है। तो ये जितने ये 25 वर्ण हो गए, 5 क वर्ग के, 5 च वर्ग के, 5 ट वर्ग के, 5 त वर्ग और 5 प वर्ग के 25 के 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन हो गए। इनको जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख का कोई ना कोई अंग स्पर्श में आता है। अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन के। इसमें है 4 व्यंजन, य, र, ल, व। ये जो वर्ण है इनको आप अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन भी कह सकते हैं। यानी कि इनका उच्चारण स्थल जो है कहीं ना कहीं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के उच्चारण के बीच में है। कहाँ है? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के उच्चारण के बीच में इनका उच्चारण आता है। इसलिए इनको का अंतस्थ, दोनों के अंदर, स्वर और व्यंजन दोनों के अंदर, दोनों के बीच में इनका उच्चारण हो रहा है, तो करे अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व। ये 4 हो गए। फिर है ऊष्म व्यंजन, यह भी 4 हैं। कौन कौन से हैं? श, श, स, ह। इनको ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ऊष्मा बाहर से आती है, यानी कि गर्म हवा मुख से बाहर निकलती है। ऊष्मा का अर्थ होता है गर्मी। तो इनको बोलने पर कहीं ना कहीं हमारे मुख के अंदर एक संघर्ष हो रहा है, एक रगड़ पैदा हो रही है, एक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है ना। तो उस फ्रिक्शन की वजह से, उस रगड़ की वजह से, उस स्पर्श की वजह से गर्म हवा उत्पन्न हो रही है, उष्ण हवा उत्पन्न हो रही है। इसीलिए इनको उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म का अर्थ होता है गर्मी। एक बार फिर से हम लोग बोल कर देखें। ये है श, इनको बोलते हैं तालव्य श। क्या बोलते हैं? तालव्य श। यानी कि इनका उच्चारण करते वक्त जीभ तालव्य यानी कि तालु की तरफ मुड़ता है। इसका उच्चारण करते वक्त हमारा जो जीभ है वो तालव्य यानी कि तालु की तरफ मुड़ता है, और इसको कहते हैं मूर्धन्य श। इसका उच्चारण करते वक्त हमारा जो जीभ है वो मूर्धा की तरफ मुड़ता है, और इसको कहते हैं दंत स। दंत मतलब दांत, यानी कि इसका उच्चारण करते वक्त जीभ दांत में आकर के सटता है। इसीलिए इसको बोलते हैं तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स। या फिर ऐसे ही सीधे सीधे उस नियम के अनुसार उसका उच्चारण कर लें, श, श, स, और ये हो गया ह। चलिए अब है अयोगवाह। अयोगवाह में 2 तरह के व्यंजन आते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार जहां किसी वर्ण के ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं हम लोग,
और विसर्ग जब किसी वर्ण के बाद हम लोग ऐसे दो बिंदी लगा देते हैं, ऊपर नहीं, उसके दाहिनी तरफ बगल में ऐसे ऊपर नीचे करके दो बिंदी लगा देते हैं, ये हो जाता है विसर्ग। उदाहरण के लिए अगर ये क के ऊपर लगा तो ये पढ़ाएगा क, और विसर्ग लगा है तो क, कं क, कं क। वही जब ये यहां पर स्वर वर्ण में अ के ऊपर लगता है तो हो जाता है अंग, और विसर्ग लगता है तो अ। अ पर अनुस्वार लगा तो अंग और विसर्ग लगा तो अ। तो इसी तरह से स्वर वर्ण में हम लोग बच्चों को क्या पढ़ाते हैं और बच्चे क्या पढ़ते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। उनको हम लोग कुल 13 वर्ण यहां पर सिखाते हैं, अ से अ तक। यहां तक अ तक 11 गिनती हुई थी, ये 12 और यह 13। तो 13 वर्ण हम लोग उनको सिखाते हैं अ से अ तक, और इसको स्वर वर्ण में ही उस समय छोटी कक्षा में छोटे बच्चों के लिए स्वर में 13 वर्ण ही हम लोग पढ़ाते हैं। पुस्तकों में भी 13 वर्ण का ही जिक्र आता है, कहां से कहां तक? अ से अ तक। ये जो अभी हम आपको 11 और ये सब अलग अलग छांट करके पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, ये तो आप उच्च क्लास में आ गए हैं, उच्च कक्षा में आ चुके हैं, इसलिए। चलिए अब इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का अर्थ ही होता है मिला हुआ, जुड़ा हुआ, यानी कि जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो वर्ण बनता है वो हो जाता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण। और यह है व्यंजन, यानी कि इसमें व्यंजन वर्ण ही जुड़ रहे हैं। दो या दो से अधिक जब व्यंजन वर्ण आपस में जुड़ रहे, आपस में मिल रहे हैं, उनके जुड़ने से, उनके मिलने से जो एक नया वर्ण बनता है वो कहलाता है संयुक्त व्यंजन। ओके, तो इसमें 3 आ गए, श, त्र और ज्ञ। इनके उच्चारण से ही आपको बात समझ में आ रही होगी कि श में कौन कौन से मिले हुए हैं व्यंजन वर्ण, किन किन व्यंजन वर्णों के मिलने से श बना है, और किन किन व्यंजन वर्णों के मिलने से त्र बना है, और किन किन व्यंजन वर्णों के मिलने से ज्ञ बना है। एक बार फिर से उच्चारण करते हैं, आप समझिएगा और आप भी उच्चारण करके देखिएगा, तो आप इनको अब अलग करिएगा। इतना तो आप अपने आप ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तब तो हम तो बाद में बताएंगे कि किन किन वर्णों से मिलकर बना है। फिलहाल मैं एक बस आपके प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए छोड़ रहा हूं कि आप इनको अलग करके देखें कि ये किन किन वर्णों से मिलकर बना है। श किन किन वर्णों से मिलकर बना है, त्र किन किन वर्णों से मिलकर बना है, और ज्ञ किन किन वर्णों से मिलकर के बना है। जरा उच्चारण में अंतर भी समझने की कोशिश करेंगे। ये जहां छ था, यहां ये श, छ श, छ श, हर चीज का एक अलग उच्चारण है, उस उच्चारण को ध्यान में रखना है। देन अब हम बात करते हैं तल बिंदु या उत्क्षिप्त या अन्य वर्ण की। तल का अर्थ होता है नीचे, यानी कि पेंदी, यानी कि सबसे नीचे आने वाले वर्ण, सबसे अंत में जिनकी जरूरत पड़ती है, या लिखा जाता है, या बोला जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है, इनके बारे में बताया जाता है, सबसे अंत में ही आते हैं, सबसे नीचे आते हैं। तो ये हो गए तल बिंदु वाले वर्ण। इनको उत्क्षिप्त, यानी कि इनका उत्क्षिप्त कर दिया गया है, इनको एक तरीके से छांट करके रखा गया है। अन्य वर्ण, यानी कि जो मुख्य वर्ण हम पढ़ लिए अभी तक, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, उनसे बिल्कुल ये अलग है। अन्य वर्ण है, अलग है, छंटुआ है, छांट के रखा गया है ये वर्ण। ये कौन कौन से हैं? ड़, ढ़ और श। ड़ कैसे बना है? ड में नीचे एक बिंदी लगा देने से ड़ बन गया, और ये ढ में नीचे एक बिंदी लगा देने से ये ढ़ हो गया। जैसे बोलते पढ़, पढ़ नहीं पढ़, तो ढ के नीचे ये बिंदी लगाने से बना है। सड़क नहीं सड़क, ड के नीचे बिंदी लगाने से ये ड़ बना हुआ है। तो यहां पर हम आज का ये व्यंजन हुआ, एक बार फिर से
क्लास टर्मिनेट करने से पहले मैं सही उच्चारण आपको बोल के सुना दूं सभी वर्णों के, ताकि आपको उच्चारण करने में दिक्कत नहीं आए, क्योंकि व्याकरण है ही व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, बोलना, लिखना और समझना सिखाता है। तो शुद्ध रूप पढ़ना तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं, और इसी तरह से बोल करके आपको प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, तो आप भी शुद्ध शुद्ध हिंदी भाषा पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना सीख जाएंगे। यानी कि बाद में ये कहा जाएगा कि आप व्याकरण के ज्ञाता हैं, आप हिंदी भाषा के व्याकरण को अच्छी तरह से जानते हैं। तो आइए हम सुनाते हैं पढ़ के। अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अः। क ख ग घ अंग। च छ ज झ इय। ट ठ ड ढ ण। त थ द ध न। प फ ब भ म। य र ल व श श स ह श त्र ज्ञ श ळ ढ। तो आज हम ये पढ़े, अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे, अभी वर्ण के बारे में ही पढ़ेंगे, कुछ अन्य तरीकों से भी वर्णों के भाग या वर्णों के भेद बताए गए हैं, उन तरीकों को भी हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।